यस गाइस, सो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। आइए दोस्तों, फटाफट से इस सेशन में हम लोग इसको देखते हैं क्या है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म नॉर्मली यूज्ड इन वैल्यू एनालिसिस। पहले तो आपको बताना चाहूंगा वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या रहता है। बेसिकली हम लोग ना जब भी कॉस्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि वैल्यू एडिशन कर रहा है और कौन सा नॉन वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो यहां पर वैल्यू एडिशन और नॉन वैल्यू एडिशन से मतलब क्या रहेगा, जो कि आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी रहेगा, वैल्यू एडेड और एक नॉन वैल्यू एडेड। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके लिए जब आप वैल्यू एनालिसिस कर रहे हो तो इन्होंने कहा कि कौन सा टर्म वैल्यू एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं क्लियरली इसका आंसर है रीसेल वैल्यू, क्योंकि रीसेल के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कितने में बेचेंगे ये वैल्यू। और जबकि वैल्यू एनालिसिस में इस सब चीजों का डिस्कशन नहीं होता है। वैल्यू एनालिसिस आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करता है कि आपने जो भी खर्चा किया उसका क्या आपके लिए एडिशन हो रहा है। तो ये यूज वैल्यू कि आपने किसी चीज को यूज करने से आपकी क्या वैल्यू आ रही है वो बताता है। एस्टिम वैल्यू उसकी डिग्निटी बताता है, और कॉस्ट वैल्यू की आपकी कॉस्ट की क्या वैल्यू है। तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी रीसेल वैल्यू। इन वैल्यू चेन एनालिसिस कोऑर्डिनेशन एक्वायरिंग असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड। भैया आपके वैल्यू एनालिसिस जो है ना, इस वैल्यू एनालिसिस के अंदर आपको ये जो तीनों एलिमेंट है ये आपके कहां मिलने वाले हैं, ये मिलेंगे आपको प्रोडक्शन के अंदर। क्लियर? तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके लिए बात करें, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग टाइम आपको दे रखा है 65 मिनट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम दे रखा है 80 मिनट। आपको कुल मिलाकर के यहां से इन्होंने पूछा मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल टाइम बताइए, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है जो आपका वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो डिवाइडेड बाय टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा आपका 0.8125। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। दोस्तों वैल्यू चेन के लिए दो हम लोग एक्टिविटी में डिफाइन करते हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या चीज फॉल नहीं कर रही है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक, आपने माल मंगाया उसका खर्चा। देन उसके बाद में आप उसके ऊपर ऑपरेशन करोगे, वो भी खर्चा आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में पार्ट फॉर्म करता है। देन उसके बाद में आपने पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करोगे, वो एक है। देन उसके बाद में आप आउटबाउंड लॉजिस्टिक करोगे, दैट मींस आप बाहर माल बेचोगे, और उसके बाद में कल को सर्विस के लिए आएगा तो वो आपका सर्विस का माल हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे इनबाउंड लॉजिस्टिक आपका प्राइमरी है, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा है प्राइमरी है, सर्विस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है प्राइमरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर चला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। इन तीन के अलावा भी आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक हुआ, और आपके लिए यहां पर इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, ऑपरेशन हो गया, आपकी सर्विस हो गई, आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गई, और मार्केटिंग एंड सेल्स। ये टोटल 5 एक्टिविटी आपकी प्राइमरी में फॉल करता है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी एक्टिविटी, मतलब कौन सी ऐसी है जो सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर बात करें तो दोस्तों एक तो आपका प्रोक्योरमेंट, बिल्कुल सर सेकेंडरी है आपका। देन इसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी आपका सेकेंडरी है। सर्विस, सर्विस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सर्विस प्राइमरी एक्टिविटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एक आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में फॉल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following important pillar of strategic cost management determine company's comparative position in the industry in terms of performance? परफॉर्मेंस के टर्म्स में आपका कंपेरेटिव पोजीशन बताने वाला कौन सा इंपॉर्टेंट पिलर है। तो यहां पर कॉस्ट ड्राइवर जो एनालिसिस है ना, ये बेसिकली आपको उन ड्राइवर्स के बारे में बताता है जो कि आपके कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ये आपकी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी के बारे में बताता है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस जो है बेसिकली वो आपकी पोजीशन बताता है कि आप कंपैरेटिव मार्केट में किस जगह पर डिजर्व कर रहे हैं। तो आपके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो भी आपके लिए क्या होगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। और कंपैरेटिव वैल्यू एनालिसिस ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पिलर ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पिलर जो आपके होते हैं वो केवल 3 तरीके रहेंगे आपके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ये वाला एमसीक्यू आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कौन से एमसीक्यूज देखें,
क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में पूरा ऐसा चैप्टर है जो कि फुल फ्लेज्ड थियरी से ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसके पूरे चैप्टर को एग्जाम के एक दिन पहले जरूर से रेफर कर लें, क्योंकि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस चैप्टर से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा एमसीक्यू। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। इज डिफाइन एज द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। देखो दोस्तों, जब भी आपका कॉस्ट रिडक्शन की बात होती है ना, तो अगर आपका परमानेंट रिडक्शन है तो वो आपका कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर वैसे बताओ, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है जब आप अप टू दी स्टैंडर्ड तक, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने जो सेट की है वहां तक पहुंचने के लिए अगर आप रिडक्शन करते हो तो दैट इज योर कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन अगर आपका कॉस्ट रिडक्शन आपके बियॉन्ड दैट स्टैंडर्ड लेवल भी जाता है और दैट इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड विदाउट इंपेयरिंग द सुटेबिलिटी, आपको सुटेबिलिटी को इंपेयर किए बिना, दैट मींस उसको बिना हैम्पर किए आपको, तो कॉस्ट रिडक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। देन आपके लिए दो स्ट्रेटेजी होती है, एक रेड ओशियन स्ट्रेटेजी, एक ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। रेड ओशियन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है भैया आपके लिए लाल समुद्र, शुद्ध हिंदी में बोले ना तो लाल सागर, और ये है ब्लू सागर। आपको पता है लाल सागर और ब्लू सागर में आपको केवल माइंड में इतना ध्यान रखना है, बेसिकली रेड ओशियन जो है ना वो बेसिकली आपके लिए आप ये कह सकते हैं खूनी सागर है। खूनी सागर का मतलब जहां पर भयंकर भसड़ मची हुई है, इन शॉर्ट बात करूं तो आपके वहां पर क्या होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे और आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे जो कि इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आपको अगर सर्वाइव करना है तो कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी का मतलब ये रहेगा आपका नीला समुद्र। और नीला समुद्र कहां पे रहेगा भैया, बीचों बीच, मतलब समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच में जाओगे तब जाकर के आपको दिखने वाला है। दैट मींस यहां अगर मैं बात करूं आपने कॉस्टिंग एस्पेक्ट पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी का मतलब रहेगा आपको कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। आपको अपने खुद के डिफरेंशिएशन के हिसाब से, आपके अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के हिसाब से, अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, जो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कॉस्ट बहुत कम कर दिया और हमने हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करने से, यहां पर ये बेसिकली ब्लू ओशियन मतलब काइंड ऑफ आईफोन, ये आपके आईफोन है जहां पर आपका कोई भी कंपटीशन का कोई लोड ज्यादा नहीं है। वही रेड ओशियन की बात करें तो भैया ये वीवो ओप्पो का माहौल है जहां पर इन लोगों को बड़ा मुश्किल से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है अपने प्राइस एंड अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को करते हुए। तो आपको यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा अब। Which one of the following is not true for red ocean strategy and why? And why इन्होंने फालतू लिखा है, and why की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है। तो आपको नीचे जितने भी दिए हुए हैं वो उनमें से रेड ओशन स्ट्रेटेजी के लिए कौन सी चीज सच नहीं है, तो कौन सी चीज सच नहीं है देखिएगा। बीट दी कंपटीशन, ऑब्वियस ही बात है, रेड ओशन स्ट्रेटेजी है तो कंपटीशन रहने वाला है। एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, ऑब्वियस ही बात है, आपको अपने डिमांड को खींचना पड़ेगा जितने एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके अंदर से। मेक दी वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है दोस्तों, अपने को यहां पर डिफरेंशिएशन और कॉस्ट, आइदर या तो आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाओगे या आप कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर पाओगे, दोनों को नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए रेड ओशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल ट्रू है। इनका कहना है कि भैया आइदर या तो आप कॉस्ट इतनी कम कर दो कि भैया आप ही मार्केट में चलो, या आपके प्रोडक्ट को इतना डिफरेंशिएट कर दो कि केवल आप ही चलो। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज के ऊपर चलता है। और ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, नो जी, तो आंसर डी जो है ये फॉल्स है, ये ब्रेक नहीं करता है, ये ट्रेड ऑफ मैनेज करता है कि आइदर दिस और दिस। ठीक है, लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लू ओशन। ब्लू ओशन के लिए क्या ट्रू है, तो ये कहता है बियर द कंपटीशन, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। यस सर, ये कंपटीशन को इररिलेवेंट कर देता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा वो होगा आपका सी। आई होप इसी के साथ आपका चैप्टर 1 के एमसीक्यू पूरे डन है। इंट्रोडक्शन के कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में ऑलरेडी करा चुका हूं, और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूं। 6 सिग्मा एंड परेटो के 4 क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन जो कि आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई भी खास मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता। प्रेज स्टैंड फॉर, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि 70 या 80% टाइम में ऐसा होता है जब भी कोई चीज आती है ना, और अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा तो भैया जो सबसे लंबा वाला है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर होता है। और यही इस जगह पर है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, एनालिसिस, इनोवेशन, सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएशन, ये आपका प्रेज की फुल फॉर्म रहेगी। 6 सिग्मा इज अबाउट, ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी से रिलेटेड रहेगा, तो ये क्वालिटी सिस्टम है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा वाला जो टॉपिक है वैसे न्यूज
सिलेबस 2022 में इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया, बट फिर भी मैंने आपको इसका ऐप दिया है। DMAIDV इज ए मेथोडोलॉजी एसोसिएटेड विद, आपको ये एसोसिएशन बता रहा है कि भैया ये मेथोडोलॉजी किसके साथ एसोसिएटेड है। पहली बात तो चैप्टर हम 6 सिग्मा कर रहे हैं तो आंसर डेफिनेटली 6 सिग्मा रहेगा, बट आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली आंसर विल बी 6 सिग्मा। ठीक, एंड आप लोगों का परेटो एनालिसिस, ये तो 80:20 रूल है, ये तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ जो है इसका मैच मेकिंग है, तो ये मैच मेकिंग का आंसर आपको सी दिया हुआ है, आपको बस इसको देख लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी खास देखने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मुझे जहां तक लगता है कि कॉस्टिंग के अंदर ना हमारा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13, ये कॉस्टिंग के पार्ट के सारे एमसीक्यूज हमारे डन हैं। हमारा केवल चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 दैट मींस बैकफ्लश कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बच रहा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन कर लेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा एमसीक्यूज कॉस्टिंग से रिलेटेड पूरे के पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, एक छोटा सा डिस्कशन मात्र 11 मिनट का और 2 चैप्टर के एमसीक्यू। ओके गाइस, बाय बाय।